हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर मैं काफी सारे एग्जाम्स की बात करूं जैसे एनमैट हो गया, स्नैप टेस्ट, सीमैट, सीईटी, आईएफटी, एसआरसीसी, मैट एंड बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने देखा है एलआर का सेक्शन आता है जिसमें बेसिक एलआर जो होता है, जैसे आपके टॉपिक्स हो गए रैंकिंग्स, आपके टॉपिक्स हो गए सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डी कोडिंग, डायरेक्शन, इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स होते हैं इनके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बट होता क्या है, यहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे जो हैं स्कोर नहीं कर पाते या फिर टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक पूरा डिटेल्ड रिवीजन, लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबका सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा ताकि भाई आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाओ, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। साथ में आपको भाई सारी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हो। उसके साथ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि हैंड टू हैंड आप देख पाओ जितना आप वीडियो से सीख रहे हो उसकी लर्निंग कितनी ज्यादा आपको हो पा रही है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एक एक चीज के नोट्स बना लेना, अपनी नोटबुक साथ में ले लो ताकि आपका पूरा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंशन रिवीजन हो जाए। एंड साथ में भाई अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि भाई हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी वीडियोस आपको हम देते रहे। नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता भी सकते हो ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पूरी वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज कंप्लीशन देखेंगे, किस तरह से उसके क्वेश्चंस करने, क्या क्या शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स हैं। देन हम लोग मूव करेंगे अल्फाबेट टेस्ट में जिसमें हम देखेंगे डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे अरेंज किए जाते हैं, ब्लड रिलेशन के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे एंड आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, सॉल्व करेंगे। डाइसिस का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, क्यूब्स पूरा समझेंगे। उसके बाद डायरेक्शन सेंस की नॉलेज लेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, रैंकिंग पे हम लोग जाएंगे। देन इनपुट आउटपुट में आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा जिसका नाम है जंप टेक्निक, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। फिर मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे कैलेंडर की तरफ, क्लॉक्स हम लोग समझेंगे, कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग देखेंगे जिसमें आपके मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट देखेंगे। एंड देन आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो मोर और लेस आप देख पा रहे हो बेसिक एलआर के लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ पूरे आपके डिटेल्ड रिवीजन के लिए ताकि आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। तो वीडियो लाइक जरूर कर देना ताकि भाई मुझे पता चलते रहे, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि सबका भाई डिटेल्ड रिवीजन इस वीडियो से हो जाए। उससे पहले भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस हैं, चाहे वो आपकी कंप्लीट रिवीजन वीडियोस हो, कॉलेज के अपडेट फॉर्म्स हो, क्वांट की वीडियोस हो, करंट अफेयर्स के अपडेट्स हो या फिर अदर कोई नोटिफिकेशन, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको डेफिनेटली जाके फॉलो कर लो। रीजन बीइंग यहाँ पे हम डेली बेसिस पे भाई करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट के नोट्स एंड इंपॉर्टेंट एलआर के क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं जिससे आपका डेली लेवल पे अच्छा रिवीजन हो सकता है। एंड इसके साथ ही अगर आप भाई कैट और एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है जिसके बाद आपका काफी ज्यादा काम इजी हो जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई, जीके का आप इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी परचेज कर सकते हो जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेन ड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाते हैं, शॉर्टकट्स ट्रिक्स कराई जाती हैं जिससे आपका एक एक टॉपिक स्ट्रांग होता चला जाता है एंड बेसिक से लेके एडवांस तक आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पे कराई जाती है। इसके साथ ही आपको मिलता है आपका यूनिक पोर्टल जिसमें आपका स्टडी प्लानर होता है एंड जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज होती है अलॉन्ग विद टॉपिक वाइज टेस्ट एंड सेक्शनल मॉक्स। मतलब इस पेन ड्राइव कोर्स को करने के बाद ना ही आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, पूरी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in, विद इन 5 to 7 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पोर्टल डिटेल्स की, कितने नंबर ऑफ मॉक्स आपको मिलते हैं, तो आपको भाई देख सकते हो कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसमैट, सीटी, उसके बाद एसआरसीसी, सीमैट, एक्सजीडीबी, पीजीडीबी सबके आपको मॉक्स फुल लेंथ मिल जाते हैं। हर एक टॉपिक का बेसिक, मॉडरेट, एडवांस टेस्ट मिल जाता है, सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं, वीकली आपका जीके टेस्ट आता रहता है ताकि आप हर एक चीज के लिए अपडेटेड रहो। साथ में आपको मिलता है आपका स्टडी प्लानर जिसमें आप अपनी डेट सेट कर सकते हो कि कितने टाइम में आपको अपना सिलेबस फिनिश करना है, उसके अकॉर्डिंग आपके डेली गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, आप उन गोल्स को अचीव करते हो एंड आपकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी चैनलाइज हो जाती है। तो इस पेन ड्राइव कोर्स के बारे में जानने के लिए और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल या मैसेज कर सकते हो 9958937705 पर एंड वेबसाइट से परचेज भी कर सकते हो जिसके बाद
5 to 7 डेज में आपके घर पे ये पेन ड्राइव आ जाती है। अब हम देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा टॉपिक सीरीज का टॉपिक। अब देखो सीरीज का मतलब क्या है, देखो सीरीज बेसिकली आपके सामने क्या होता है, कुछ आपको डेटा दे रखा होता है, कुछ नंबर्स दे रखे होते हैं और आगे के नंबर मिसिंग होते हैं, आपको वो सीरीज को कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ही बेसिक चीज समझाऊं तो 3 6 9 12 15 आपको बोल दिया नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप ऑटोमेटिकली बोलोगे नेक्स्ट नंबर 18 होगा। आपने कैसे डिराइव किया, आपने कहा ये जो सीरीज का पैटर्न है ये 3 की टेबल चल रहा है, करेक्ट। तो 3 की टेबल चल रहा है तो ये 3 की टेबल चलेगा तो नेक्स्ट नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। बट एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते, तो सीरीज के क्वेश्चन एक्यूरेट करने के लिए आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहला वो किस टाइप की सीरीज है, वो एक स्लो सीरीज है या फिर वो एक फास्ट सीरीज है। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग के सामने क्वेश्चन आता है और हम लोग डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल करने लगते हैं, बट अगर आप कुछ कुछ चीजें फॉलो करोगे तो इन क्वेश्चंस को भी बहुत जल्दी कर पाओगे। तो अगर मान लो कोई भी ऐसी सीरीज है जो स्लो सीरीज है तो उसमें आप देखोगे जनरली कुछ एडिशन हुआ होगा। फॉर एग्जांपल 3 6 9 12 15, तो आप देख पा रहे हो हर एक नेक्स्ट नंबर में +3 हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक स्लो सीरीज है, ठीक है। और उसके बाद आप कभी कभी देखोगे कुछ सीरीज ऐसी होती है जो बहुत फास्ट मूविंग सीरीज होती है। लेट्स से भाई आपके सामने सीरीज है 3 9 27 81 243 एंड देन आपसे नेक्स्ट नंबर पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो, हर बार आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो, इसलिए जो सीरीज है वो बहुत फास्ट मूव हो रही है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें भाई गैप बहुत कम है, जो एक स्लो सीरीज है, तो वहां पे कोशिश करा करो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं ऐसी सीरीज जिसमें नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, जहां पे गैप इंक्रीज हो रहा है, वहां पे समझ जाना कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो रहा होगा। तो इस तरह के अगर ऑब्जर्वेशन रखोगे तो आप देख पाओगे आप सीरीज के क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर ले जाओगे। तो अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊं तो आपके सामने एक पहला क्वेश्चन आया 2 15 41 80, नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। तो जब भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा आप वीडियो को पॉज करोगे और हर एक क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करोगे, क्योंकि अगर आप खुद ट्राई नहीं कर रहे हो तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, आपका रिवीजन नहीं होगा जैसा मैं सोच पा रहा हूं। तो हर एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, उसके बाद आपको आंसर देखना है। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या लॉजिक लग रहा है, आप देख पा रहे हो 2 से 15 होने में कितने का एडिशन हुआ है, 13 का एडिशन हुआ है, करेक्ट। अगर मुझे 15 से 41 पे जाना है तो कितने का एडिशन करूंगा, मैं 26 का एडिशन करूंगा। 41 से अगर मुझे 80 पे जाना है तो कितने का एडिशन करूंगा, 39 का एडिशन करूंगा। तो आप ये समझ गए हो कि यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, 13 की टेबल का एडिशन हो रहा है, 13 26 39। तो नेक्स्ट कौन सा होगा एडिशन, 13 फोर जा, 13 फोर जा कितना होता है, 13 फोर जा आपका होता है 52। तो आप 80 में कितना ऐड कर दोगे, 52 ऐड कर दोगे, वही आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, दिस नंबर विल बिकम 132। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 20 19 16 17 13 14 11 एंड आपके सामने दो डैश है। अब आप पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपके साथ भाई एक ट्रैप है, एक ट्रिक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कैसे सॉल्व करें। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे ये दो अलग अलग सीरीज हैं। अलग अलग सीरीज मतलब मैं इसको लिख देता हूं ए बी ए बी ए बी ए बी, देन ये ए देन बी। अब मैं इन दोनों सीरीज को अलग अलग लिखता हूं, ए वाली सारी वैल्यूज अलग, बी वाली सारी वैल्यूज अलग। तो 20 19 17 14 एंड देन ए आ गया, करेक्ट। उसके बाद अगर आप दूसरी सीरीज देखोगे फिर से वो 20 से स्टार्ट हो रही है, देन 16, उसके बाद 13, देन आपके सामने 11 एंड देन आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ -4 होगा। तो ये वाला जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दिस नंबर विल बिकम 10। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4, देन आप देखोगे ये क्या हो रहा है, -3, देन आप देखोगे ये क्या हो रहा है, -2। तो अब वो है रिवर्स में सीरीज चल रही है, तो -4 -3 -2, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -1 होगा। तो -1 होगा तो 11 -1, तो ये वाला नंबर भी आपका 10 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 10,10। ठीक है, तो इस तरह से भाई आपको क्वेश्चन में पैटर्न ड्रॉ करना है सो दैट आप जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये दोनों स्लो सीरीज के एग्जांपल थे। मान लो आपके सामने एक सीरीज है 10 12 28 90 368, देन आपके सामने डैश एफ जो आपको फिल करना है, देन 11 11 2। अब आप इसको फिल करो। तो जैसे ही आपने इस सीरीज को देखा आपको पता चल गया
कि ये एक बहुत ही फास्ट सीरीज है, जल्दी जल्दी नंबर चेंज हो रहे हैं, तो कुछ मल्टीप्लीकेशन पक्का हो रहा होगा। अब हम देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करके मैं अपने नंबर्स का अंडरस्टैंडिंग एक पैटर्न बना सकता हूं। तो अगर मैं पहला वाला नंबर देखूं तो मैं बोलूंगा 10 इंटू 1 + 2, तो ये कितना होता है, ये होता है 12, जो मेरा सेकंड वाला नंबर है। तो पहला नंबर मेरा 10 है, दूसरा नंबर 10 इंटू 1 + 2 मेरा 12 आ गया। उसके बाद अगर मैं 24 को डिवाइड करूं तो क्या हो गया, 12 इंटू 2 + 4 कर सकता हूं, वो मेरा क्या हो गया, 28 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे 90 को डिराइव करना है तो 90 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 28 इंटू 3 प्लस आप 6 देखोगे तो वो कितना होता है, वो होता है 90। फिर हम 368 की तरफ मूव करें तो 90 इंटू 4 + 8 करोगे तो कितना होता है, 368। तो अब आप पैटर्न समझ पा रहे हो कि जो प्रीवियस नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नेक्स्ट नंबर से एंड टू टू का आप एडिशन करते जा रहे हो। तो अब आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप बोलोगे सर 368 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आप कर दोगे 10, यही आपका नेक्स्ट नंबर होगा। तो आपका नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 1850। ठीक है, तो अब आप चीजें समझ पा रहे हो, अब आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई भी करना है तो आप नेक्स्ट नंबर क्या कर सकते हो, 1850 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 करके देखो क्या आपका यही आ रहा है, 111112। तो अगर यही आ रहा है तो इसका मतलब जो आपने पैटर्न ड्रॉ किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप सीरीज के क्वेश्चंस कर सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है एंड अब आप आगे इसके क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे सामने अल्फाबेट टेस्ट। करेक्ट, अल्फाबेट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स को आप एक डिक्शनरी में अरेंज करते हो, तो अरेंज करते हो तो किन चीजों का ध्यान रहता है आपको पता है। जब भी आप डिक्शनरी में कोई वर्ड अरेंज करते हो तो वो कैसे होते हैं, वो अल्फाबेटिकली होते हैं। पहले ए वाले वर्ड आते हैं, फिर बी वाले वर्ड आते हैं, फिर सी वाले वर्ड आते हैं एंड सो फोर्थ, जेड तक आप जाते हो। सिमिलरली मान लो कभी ऐसे वर्ड्स हो जिसमें सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहा, भाई पहला वर्ड भी ए है दूसरा वर्ड भी ए है, तो आप क्या करते हो, फिर सेकंड वाला अल्फाबेट चेक करते हो। तो मान लो यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो पहले ये वाला वर्ड आएगा फिर ये वाला वर्ड आएगा। क्यों, क्योंकि पहला अल्फाबेट तो सेम था लेकिन सेकंड से फिर आप अल्फाबेटिकली चलने लगते हो। सिमिलरली मान लो आपके सामने कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेट्स से सी सी सी, और दूसरा वाला वर्ड भी है सी सी सी, तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट अल्फाबेट है वो डिसाइड करेगा कि उसकी रैंकिंग क्या होगी। तो आपने कहा मान लो नेक्स्ट अल्फाबेट है यहाँ पे एफ ई जी, ठीक है, ये आपका एक वर्ड है और यहाँ पे आपका जो वर्ड है वो है ए बी सी, तो आपका ये सेम है ये सेम है ये सेम है ये सेम है। नेक्स्ट अल्फाबेट आप देखोगे फोर्थ अल्फाबेट से, तो फोर्थ अल्फाबेट यहाँ पे ए है यहाँ पे एफ है, तो ये वाला वर्ड आपका पहले आएगा, ये वाला वर्ड आपका डिक्शनरी में बाद में आएगा। तो अल्फाबेट टेस्ट का आपको मीनिंग समझ में आ गया है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना क्या है, आपको अल्फाबेटिकली चीजों को अरेंज करना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसको हम बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन लास्ट इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एज इन अ डिक्शनरी। तो अगर हमने डिक्शनरी में अरेंज किया अल्फाबेटिकली तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो सबसे लास्ट में आएगा। तो भाई इसको आप पहले खुद ट्राई करोगे। तो अब हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, आप बोलोगे सर सारे वर्ड ए से हैं तो हम ए लिख लेते हैं। फिर हमने कहा जो हमारी वर्ड की रैंकिंग है वो डिपेंड करती है नेक्स्ट अल्फाबेट पे। भाई यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे बी है, तो सबसे पहले आपका वर्ड कौन सा आ जाएगा, आपका वर्ड आ जाएगा एबेंडन। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो अब हमें देखा कि सेकंड वाला अल्फाबेट सब में सेम है, तो सबका अल्फाबेट सी आ गया। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो थर्ड अल्फाबेट होता है। तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे एच है। अब आप देखोगे थर्ड अल्फाबेट जो है वो सी वाला है, तो आपका जो सेकंड वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एक्यूमुलेट। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे अब नेक्स्ट कौन सा देखें, तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो कौन सा वर्ड आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे टी है, क्यू है और एच है, तो आपको पता है एच वाला वर्ड आएगा तो ये हो जाएगा अचीव। उसके बाद क्यू आता है तो एक्विट हो जाएगा। उसके बाद आपका टी वाला वर्ड आएगा तो ये हमारा लास्ट वर्ड बन जाएगा। ठीक है, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, आपने फर्स्ट अल्फाबेट देखा सेकंड देखा, फिर आप डायरेक्टली देख सकते थे टी सी क्यू एच, इन सब में से टी जो है वो सबसे लास्ट में आता है तो यही वाला वर्ड लास्ट में आएगा। बट मैंने आपको सारे बना के दिखा दिए सो दैट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है लास्ट पूछे, वो ये भी पूछ सकता है मिडल वर्ड कौन सा होगा, सेकंड वर्ड कौन सा होगा। तो इस तरह से आप सारे के सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऊपर लिखा हुआ है फाइंड आउट हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इस
क्वेश्चन की लैंग्वेज ही सारी बात है। अब ये क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि ये जो आपको वर्ड दिया गया है इसमें ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना एक्चुअल में जब आप इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हो तो गैप होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट सारे लिखूं तो मैं बोलूंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, सारे अल्फाबेट्स हो गए। और मुझे जो वर्ड दिया है वो दिया हुआ है होराइजन, तो मैंने कहा एच ओ आर आई जेड ओ एन। अब मुझे पेयर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप देखो एच और एन। तो अगर आप एच और एन देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, एच और एन के बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं, एक दो तीन चार पांच। अब अगर हम ओरिजिनली देखें तो भी एच और एन के बीच में कितने पेयर्स हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच ही अल्फाबेट है। इसका मतलब ये एक पेयर है जो बिल्कुल करेक्ट मैंने लिया है। होराइजन वर्ड में भी उतने ही अल्फाबेट का डिफरेंस है जितना एक्चुअल इंग्लिश डिक्शनरी में है। उसके बाद और कौन से, अगर आप देखोगे आर और ओ, तो अगर आप आर और ओ देखोगे उन दोनों के बीच में दो अल्फाबेट हैं। और एक्चुअल में भी अगर आप देखोगे तो ओ ये रहा, आर ये रहा, इन दोनों के बीच में कितने अल्फाबेट है, दो ही अल्फाबेट है। तो सेकंड पेयर मुझे मिल गया। उसके बाद थर्ड पेयर कौन सा है, अगर आप देखोगे आर और एन, तो अगर आप आर और एन को देखोगे तो बीच में कितने लेटर्स है, एक दो तीन है यहाँ पे। और यहां पे देखो आर और एन के बीच में कितने, एन ये रहा, आर ये रहा, एक दो तीन। तो ये मेरा थर्ड पेयर हो गया। उसके बाद आप अगर देखोगे ओ और एन के बीच में, तो ओ और एन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, डायरेक्ट है एक दूसरे के। और यहां पे भी एन और ओ डायरेक्ट है एक दूसरे के। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा टोटल कितने पेयर्स हैं, फोर पेयर्स हैं जो मेरे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अल्फाबेट टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी बन जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग मूव ऑन करें तो हमारे सामने टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन का। अब इस टॉपिक में मैंने देखा है स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत सिंपल सी चीज आपको बता देता हूं। मेरी जो अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि मैं कुछ कुछ सिंबल से डिनोट करता रहता हूं। तो अगर मान लो मैंने एक सर्कल बनाया है तो मैं मान लेता हूं भाई ये क्या है, ये फीमेल है। और अगर मैंने स्क्वायर बनाया है, मान लेता हूं ये मेल है। आप अपने भी आइकन्स बना सकते हो, ये आइकन्स ऐसे हैं जो मैं नॉर्मली यूज करता हूं, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने दो लोगों के बीच में इक्वल टू बनाया, तो मैंने अगर दो लोगों के बीच में इक्वल टू बनाया, इसका मतलब है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब मान लो ए हस्बैंड है तो मैं इसके बाहर स्क्वायर लगा दूंगा, और अगर बी वाइफ है तो मैंने सर्कल लगा दी, तो मुझे पता चल गया ये दोनों मैरिड है। अब अगर इनका कोई सन या डॉटर है तो मैं नीचे एरो कर देता हूं। एंड मैंने कहा अगर सन है तो भाई स्क्वायर बना दिया और हमने उसका नाम लिख दिया लेट्स से सी। और अगर डॉटर है तो हमने कहा कि एक और एरो बना दो, एंड हमने सर्कल बना दिया, उसका नाम दे दिया डी। तो इससे मैंने क्या करा, डॉटर को आइडेंटिफाई कर दिया। अब अगर इनके कोई मदर फादर है तो आप इनके ऊपर बना सकते हो यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हो। कोई ब्रदर सिस्टर है उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं सिंगल लाइन बनाता हूं। हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने इक्वल टू बनाया है, बट मान लो बी का कोई ब्रदर है तो बी के ब्रदर के लिए मैं क्या करूंगा, एक सिंगल एरो बनाऊंगा एंड मैं एफ बना के उसके ऊपर स्क्वायर बना दूंगा। तो इस तरह से मैं अपना चार्ट बनाता रहता हूँ, एंड में देख लेता हूं मुझसे एग्जामिनर ने क्या चीज पूछी हुई है, उसका मैं आंसर दे देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे इन लॉज का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन लॉज होता है जैसे जो ससुराल होता है उसको बोला जाता है, करेक्ट। तो अगर मान लो हस्बैंड वाइफ है तो जो वाइफ के पेरेंट्स होंगे उनको बोला जाएगा हस्बैंड के लिए इन लॉज, और जो हस्बैंड के पेरेंट्स होंगे उनको बोला जाएगा वाइफ के लिए इन लॉज। इसी के साथ अगर आप देखोगे दो साइड होती है, जो हस्बैंड वाली साइड होती है उसको आप बोलते हो पैटर्नल, एंड जो वाइफ वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैटरनल साइड, ठीक है। तो इस तरह से चलता है, आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं कुछ क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस कराऊं तो पहला क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करो, पहले दोनों क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो, फिर मैं आपको इनकी टेक्निक भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, नीतू इज द ओनली डॉटर ऑफ राम, आशी इज डॉटर इन लॉ ऑफ रेशमा, हु इज वाइफ ऑफ सुरेश। तो हु जहां पे आ जाता है उसके पहले वाला जो नाम होता है उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फिर आपको बोला हुआ राजू इज सन ऑफ आशी एंड ब्रदर ऑफ नीतू, हाउ इज रेशमा रिलेटेड टू नीतू। ये चीज आपसे पूछी गई है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है जो रेशमा है वो किसकी वाइफ है, वो सुरेश की वाइफ है। तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया रेशमा एंड शी इज वाइफ ऑफ सुरेश। तो सुरेश की वाइफ है तो हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया और यहां पे आ गया। अब आपको नेक्स्ट बात क्या बोली गई है कि जो आशी है शी इज डॉटर इन लॉ ऑफ रेशमा। तो आप बोलोगे डॉटर इन लॉ है तो यहां पे आ जाएगी आशी, करेक्ट। फिर आपको क्या चीज बोली गई है, राजू इज सन ऑफ आशी। तो राजू जो है वो किसका सन है, वो आशी का सन है, तो राजू यहां पे आ गया। एंड ब्रदर ऑफ नीतू, तो आपकी नीतू कहां गई, नीतू आ गई आपकी यहां पे, करेक्ट।
तो अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है कि रेशमा और नीतू क्या क्या रिलेशनशिप है। तो आप देख सकते हो रेशमा यहाँ पे है, नीतू यहाँ पे है। अब आप देख सकते हो राजू जो है, राजू की मदर कौन है, राजू की मदर है आशी, ठीक है। और राजू और नीतू जो है वो दोनों क्या है, वो ब्रदर सिस्टर है। अब आप देखोगे आशी की मदर इन लॉ कौन है, वो है रेशमा। तो वो राजू की क्या लगी, वो ग्रैंड मदर लगी। तो नीतू की भी क्या लगी, ग्रैंड मदर लगी, बिकॉज राजू एंड नीतू आर ब्रदर सिस्टर। तो आप क्या बोलोगे, रेशमा इज, रेशमा इज ग्रैंड मदर, रेशमा इज ग्रैंड मदर ऑफ नीतू, ठीक है। तो ये मेरा यहां पे आंसर निकल के आ गया। अब ब्लड रिलेशन में एक जो दूसरी वैरायटी आती है जो ज्यादा डिफिकल्ट होती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो सेकंड वाला क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको हमेशा एक चीज ध्यान करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है जो आपको सेंटेंस दे रखा है उसमें जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे सुरेश के बारे में बात हो रही है तो आप सुरेश को सर्च करोगे। अगर सुरेश के बारे में इस स्टेटमेंट का कुछ लिखा है तो बहुत बढ़िया। अगर आपको सुरेश के बारे में नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा, तो आप क्या करोगे, आप माई वर्ड देखोगे, माई वर्ड कहां लिखा है, उससे आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएगी। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं जनरली, वो अपने रिलेशन में एज्यूम करने लगते हैं। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है, वो अपने दिमाग में अपनी फैमिली ट्री को सॉल्व करने लगते हैं, जिससे उनका टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाता है एंड आंसर निकल के नहीं आ पाता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने कहा माई देखना है, हमने माई करा यहाँ पे सुरेश, ठीक है। अब माई आ गया, माई मदर, तो सुरेश की मदर, तो सुरेश की मदर यहाँ पे आ जाएगी, सुरेश की मदर यहां पे आ गई। देन आपको क्या लिखा हुआ है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, तो इसका मतलब मदर का ओनली सन कौन हो गया, सुरेश हो गया। एंड सुरेश का सन जो है उसकी बात हो रही है ही, तो इसका मतलब सुरेश का जो सन है उसकी बात हो रही है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, तो आप क्या बोलोगे, सुरेश इज, सुरेश इज फादर ऑफ दैट बॉय, सुरेश इज फादर ऑफ दैट बॉय। क्योंकि हमने यहां पे क्या डिराइव करा कि सुरेश की मदर, सुरेश की मदर, तो हमने यहां पे सॉल्व कर लिया माय मदर, फिर आपने कहा ओनली सन, ओनली सन वापस सुरेश हो गया, उसका सन, तो वो यहां पे आ गया। तो इन क्वेश्चन को आप रिवर्स में सॉल्व करोगे एंड आपको माई वर्ड देखना है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हमारे सामने टॉपिक है डाइस। अब अगर हम डाइस की बात करें तो भाई डाइस जो होता है ना, वो दो तरह के आपको एग्जाम में डाइस होते हैं, एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है आपका जनरल डाइस। तो दो तरह के आपको डाइस मिलेंगे एग्जाम में हमेशा। तो अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें आपके ऑपोजिट जो सम होता है, ऑपोजिट जो वैल्यूज होती है उसका जो सम होता है वो कितना होता है, वो 7 होता है। वो कितना होता है, वो होता है 7। अगर हम जनरल डाइस की बात करें तो ऑपोजिट जो सम होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट सम वो आपका 7 नहीं होता, आपका एडजेसेंट सम 7 होता है, ठीक है। आपका जो एडजेसेंट सम होता है वो कितना होता है, वो 7 होता है। तो आपने कभी भी डाइस देखा होगा तो आपको क्वेश्चन में हमेशा ऐसे डाइस की फिगर गिवन होगी जिसमें आपको नंबर यहाँ लिखे होंगे कुछ, तो आपको भाई या तो फिगर से एज्यूम करना है या फिर डिकोड करना है कि वेदर दैट इज अ स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, या फिर क्वेश्चन में खुद ही दे रखा होगा कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है, करेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो सिंपल सी अप्रोच है, ऑपोजिट सम होना चाहिए 7। अगर हम जनरल डाइस की बात करें तो जनरल डाइस में हमारे सामने क्या केसेस बनते हैं, दो केसेस बनते हैं। सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूं, व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन, व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आप यहां पे देखो राइट हैंड साइड में, मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा, ये मैंने दो डाइस ही बनाए, लेट से ये एग्जामिनर ने आपको दे रखा है, उसके बाद एक दूसरा डाइस ये है, ठीक है। और अब यहां पे क्या वैल्यूज लिखी हुई हैं, यहां पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, एंड यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, लेट्स से 1 2 एंड 3। तो अब आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में आपकी एक ही वैल्यू कॉमन है, 1 कॉमन दे रखा है। तो आपको करना कैसे होता है समझो, जब भी आपको नंबर दे रखे होते हैं, आपको जो कॉमन दे रखा होता है वहां से आप क्लॉकवाइज चलाते हो। तो यहाँ पे भी ये कॉमन है, यहाँ पे आप क्लॉकवाइज चलाओगे एंड नीचे लिख लोगे। तो अगर आप क्लॉकवाइज चलाओगे तो यहाँ लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 6, यहाँ लिखोगे 5। अगर आप इसको क्लॉकवाइज चलाओगे तो यहाँ लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 2 एंड यहाँ लिखोगे 3। तो यहां से आपको पता चल गया 6 के अपोजिट में 2 है, 5 के अपोजिट में 3 है, और 1 के अपोजिट में कौन सा होगा, जो भी लास्ट नंबर बचा तो वो नंबर हो जाएगा आपका 4। तो आप क्या बोलोगे, इस तरह से आपको डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर जनरल डाइस का क्वेश्चन है और एक नंबर आपका कॉमन है तो आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज उस नंबर को लिखोगे एंड देन आप इनको सॉल्व कर लोगे।
मान लो आपको एक सेकंड केस आता है जहां पे आपको टू नंबर्स कॉमन दे रखे हैं। कितने नंबर कॉमन दे रखे हैं? टू नंबर्स आर कॉमन। तो अगर आपके टू नंबर्स कॉमन हैं तो आपको कुछ इस तरह की फिगर दे रखी होगी। यहाँ पे देखो दो डाइस बनाते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या कहा, ये डाइस आपका बना हुआ है। इस डाइस में मान लो लेट से आपकी जो वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या क्या है, वो वैल्यूज है यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ठीक है। एंड लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। अब आपसे बोला है कि बताओ ऑपोजिट कौन कौन से होंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप सिर्फ इतना ही बता सकते हो कि जो आपके अलग वैल्यूज जैसे 2 और 3 है तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, लेकिन आप कमेंट नहीं कर सकते 1 और 5 के बारे में अनटिल अनलेस आपको कोई और इंफॉर्मेशन भी एग्जाम में दे रखी हो, ठीक है। तो ये हमने डाइस का कॉन्सेप्ट देखा, सीखा, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का। अब देखते हैं हमारे ऊपर क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद नंबर 4। तो 4 के ऑपोजिट में क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आपको 3 3 कॉमन दिख रहा है, 3 3 कॉमन दिख रहा है। तो कौन सा क्वेश्चन है, जनरल डाइस का क्वेश्चन है। तो आपको मैंने क्या सिखाया था, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लिखोगे एंड चलाओगे तो आप पहले वाले डाइस को लिखोगे तो 3 फिर 1 फिर 2 वहीं से लिखोगे जहां पे कॉमन है। सिमिलरली जब इसको लिखोगे तो 3 5 एंड 6, तो आपको पता चल गया 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 6 है, तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर बचा, 4 बचा। तो आप बोलोगे 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में 4 होगा। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखोगे तो आपको 2 की जगह 4 फिगर दे रखी है। तो यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, लेकिन आपको अप्रोच बिल्कुल सिंपल रखनी है। आपको अपना डाइस देखना है जहां पे आपको या तो एक कॉमन मिल जाए या दो कॉमन मिल जाए। जो मैंने आपको अप्रोच सिखाई है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे जब मैं देखता हूं पहला डाइस और दूसरा डाइस, मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी अप्रोच से हिसाब से लिख देना है। तो मैं लिखूंगा 5 3 2, और दूसरे डाइस को लूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा है 5 4 6, तो मैं यहां लिख दूंगा 5 4 और 6, ठीक है। बाकी डाइस की मुझे जरूरत ही नहीं है, अब मुझे सारा डिकोड ऑलरेडी हो चुका है। तो आपसे पूछा 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो आपको अपना आंसर मिल चुका है। 2 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में होगा 6, 3 के अपोजिट में 4 होगा, 5 के अपोजिट में आपका जो लास्ट नंबर बच गया 1 वो होगा। तो इस तरह से आप डाइसिस के क्वेश्चन करोगे। नाउ आई होप आपको भाई बहुत इजीली सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम है क्यूब्स। अब क्यूब्स में क्या चीज होती है हम सबको पता है, वो कुछ इस तरह का दिखता है हमारा क्यूब। तो अब इस तरह का क्यूब दिखता है तो ये हमारा 3x3 का क्यूब है, बिकॉज यहाँ पे एक बड़े क्यूब में 3 छोटे क्यूब हैं, तो मैंने ये 3x3 का क्यूब बनाया है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है कि ये क्यूब था, आपने इसको पूरा कलर कर दिया येलो कलर से, अब आपने इसको 1x1 के क्यूब्स में कट कर दिया। तो 1x1 के क्यूब में आपने बहुत सारा कट कर दिया, तो बताओ ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसके 3 फेसेस कलर्ड होंगे, कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिसमें 2 साइड कलर्ड होंगी, कितने ऐसे होंगे 1 साइड कलर्ड होंगे, एंड कितने ऐसे होंगे जिसमें नो कलर होगा। तो अब आपको पता है ये जो कॉर्नर वाले हैं, यहाँ पे भी कलर है, यहाँ पे भी कलर है, यहाँ पे भी कलर है, तो ये 3 साइडेड कलर होंगे। अगर आप ये देखोगे तो इसमें यहाँ पे और यहाँ पे कलर होगा, ये 2 साइडेड कलर होंगे। और ये जो सेंटर में है इसमें सिर्फ यहीं बाहर बाहर कलर होगा, अंदर कुछ कलर नहीं होगा क्योंकि वहां पे तो पेंट हुआ नहीं है, तो ये 1 साइड कलर होगा। एंड जो इस क्यूब के अंदर से छोटे छोटे क्यूब्स मिलेंगे उसमें नो क्यूब होगा, ठीक है, उसमें कोई भी कलर नहीं होगा। तो अब हमें यहाँ पे ये चीज देखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। अगर हम नॉर्मली काउंट करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने क्यूब आते हैं सबसे पहले तो ये देखो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकलेंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स का बड़ा सिंपल फंडा होता है, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब डिवाइड बाय जिसमें आपने कट किया है। तो मान लो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 3x3 का, तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड कर दोगे 1 इंटू 1 इंटू 1 से, क्योंकि ये आपने 1x1 में कट कर दिया। तो आपका जो वॉल्यूम है वो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपके टोटल क्यूब्स कितने निकल के आ जाएंगे, 27 क्यूब्स निकल जाएंगे, करेक्ट। तो इस तरह से आप टोटल क्यूब्स निकाल सकते हो। एंड इसके बाद अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे, अब वो क्यूब भी हो सकता है या फिर वो ऐसा भी हो सकता है आपसे क्यूबॉइड का क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, तो मैं आपको दोनों का लिखवा देता हूं, इसके बाद आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं वन साइड जो कलर है वो कितने में होगा, आपसे मैं अगर पूछूं टू साइड कलर कितने होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं थ्री साइड कलर कितने होंगे, एंड कितने ऐसे होंगे जिसमें नो कलर होगा, तो इन सब का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद कोई भी गलती हमारी नहीं होगी। तो अगर मैं थ्री साइड की बोलूं तो बहुत सिंपल है, 8 यहां पे होगा, 8 यहां पे होगा, आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे की साइड है, टोटल 8 ऐसे होंगे जो कॉर्नर्स में जो
3 साइड कलर्ड होंगे। अगर मुझे 1 साइड कलर निकालना है तो क्यूब के लिए 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखूं 2 साइड तो दैट विल बी 12n-2, और अगर मैं देखूं नो कलर तो दैट विल बी n-2 का होल क्यूब। यहाँ पे n क्या है, n है जो आपका 3/3/3 था, तो आपके n की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर 4/4 है तो आपके n की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। और अगर यही चीज रेप्लीकेट हो जाए क्यूबॉइड पे, तो क्यूबॉइड पे अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में a-2 b-2 प्लस b-2 c-2 प्लस c-2 एंड a-2। तो ये आपके 1 साइड कलर्ड वाले आ जाएंगे क्यूबॉइड में। अगर 2 साइड देखना है कितने ऐसे क्यूबॉइड्स होंगे जो 2 साइड कलर्ड होंगे, तो 4a प्लस बी प्लस सी माइनस 6, जहां पे ए बी सी क्या है, जो उसकी डायमेंशन होंगी 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करके कुछ डायमेंशन होंगी। एंड अगर आपको नो कलर निकालना है तो a-2 b-2 एंड c-2, तो आप यहां से नो कलर वाले क्यूबॉइड भी निकाल लोगे। तो यहां से आपको क्यूब्स वाले टॉपिक में क्लैरिटी आ गई है। इसके बाद हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बार देखते हो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको समझते हैं डायरेक्शन है किस तरह से डिवाइडेड। तो अगर आप देखोगे हमारी जो मेजर डायरेक्शंस होती हैं वो डायरेक्शंस आपकी 4 होती हैं, जिसमें आप इसको बोलते हो नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, एंड दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये डायरेक्शंस होती हैं चारों। अब जो चारों डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है वो 45 का होता है। अगर आप 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर आप 45 पे यहाँ पे एक लाइन बना दो डायगोनल यहाँ पे, तो आपकी ये जो 4 डायरेक्शन है ये 8 में डिवाइड हो जाती हैं। एंड यहाँ पे आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, जो ये एंगल होता है ये 45 होता है, ये भी 45 होता है। तो ये आपका जो साइड हो गया इसको आप बोलोगे इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसको आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ और ईस्ट के बीच में तो इसको आप बोलोगे साउथ ईस्ट। इसके बाद ये वाली जो डायरेक्शन है ये साउथ और वेस्ट के बीच में तो आप बोलोगे साउथ वेस्ट, और इस वाली डायरेक्शन को आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से आपका पूरा डायरेक्शन का चार्ट बना होता है, जिसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आपको एग्जाम में दे रखा होगा 45 डिग्री टर्न है, तभी आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाओगे, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ताकि हम डायरेक्शन का जो टॉपिक है उसकी क्लैरिटी भी ले पाए। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, y इज इन द ईस्ट ऑफ x which is in the north of z, if p is in the south of z then in which direction of y is p। now this is a good question, पहले खुद ट्राई करो फिर देखना मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या चीज करेंगे, आपको बोला है y इज इन द ईस्ट ऑफ x, तो x के ईस्ट में कौन है, x के ईस्ट में है y, which is in the north of z, which मतलब x, x कहां पे है, x जो है वो z के नॉर्थ में है, तो z आपका कहां हो गया, यहां पे z हो गया। एंड इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, साउथ में है z के, तो z का साउथ यहां पे हो गया, p यहां पे, तो y p की कौन सी डायरेक्शन में, तो y यहां पे है, तो कौन सी डायरेक्शन है ये, भाई बताओ कौन सी डायरेक्शन आपको लिखवाया हुआ है, y p के लिए कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे y जो है वो p के कौन सी डायरेक्शन में हो गया, भाई आपसे पूछा हुआ है इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, तो y की कौन सी डायरेक्शन में p है, तो p जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये ध्यान रखना आपसे किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, y के रिस्पेक्ट में p कौन से डायरेक्शन में, तो वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आपने ट्राई किया होगा। देव, कुमार, नीलेश, अंकुर, पिंटू are standing to the north in a playground such that कुमार is at 40 मीटर राइट ऑफ अंकुर। जो कुमार है वो कहां पे है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो आपका अंकुर ये रहा, अंकुर के 40 मीटर राइट में कौन है, कुमार है, ठीक है। फिर आपको बोला हुआ देव जो है वो कुमार के साउथ में है, तो देव कहां हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस लिख देते हैं 40, कुमार के साउथ में कौन है, देव, डिस्टेंस इज 60। उसके बाद आपको बोल रखा है नीलेश इज एट अ डिस्टेंस 25 मीटर इन द वेस्ट ऑफ अंकुर, तो अंकुर के वेस्ट में कौन है, यहाँ पे है नीलेश, और कितना मीटर दूर है ये, 25 मीटर दूर है, ठीक है। इसके बाद बोला हुआ है पिंटू इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ देव, देव के नॉर्थ के 90 मीटर में, तो 60 तो यही हो गया, 30 और यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है आपका पिंटू। अब आपसे क्या चीज पूछी हुई है, आपसे बोला हुआ है अगर एक बॉय जो नीलेश से स्टार्ट होता है वो पहले अंकुर से मिलता है, ठीक है, तो वो यहाँ से नीलेश से गया अंकुर तक, कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 मीटर चला,
फिर आपको बोला है फिर वो जाता है कुमार तक, तो कुमार तक जाता है तो फिर 40 मीटर और चल लिया। फिर आपको बोला है देन ही मूव्स टू देव, तो देव की तरफ चला गया तो 60 मीटर और चल लिया। देन ही रन्स टू पिंटू, तो पिंटू की तरफ गया तो टोटल कितना डिस्टेंस है देव और पिंटू में, 60 प्लस 30 90 मीटर का। फिर आपसे पूछा है देन हाउ मच टोटल डिस्टेंस डिड ही कवर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 25 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 90, तो कितना हो जाएगा ये, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 90 190, 190 प्लस 25 215 मीटर, तो आप बोलोगे 215 मीटर का इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, एग्जाम में आते हैं। दोनों टाइप का हमने देख लिया, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में भी और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक का नाम है रैंकिंग। अब रैंकिंग में हमें क्या चीज समझनी है, देखो भाई रैंक का मतलब क्या होता है, किसी की रैंक आती है, जैसे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर कहीं भी हो, आपकी रैंक आई होगी, आप टॉप से फोर्थ आए होगे, या हम लोग बोलते हैं बॉटम से थर्ड आया है। तो जो रैंकिंग होती है वो जनरली या तो टॉप से होती है या बॉटम से होती है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो आपको कोई कहता है कि एक लड़का है, उसका नाम है अमित, ठीक है, अमित की जो रैंक आई है ना, अमित की जो रैंक आई है, तो अमित की रैंक जो फ्रॉम टॉप आई है वो तो उसकी रैंक आई है लेट्स से 14th, ठीक है, एंड फ्रॉम बॉटम जो उसकी रैंक है वो है लेट्स से 20th। तो अब आपको बताने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आप इस चीज को कैसे करोगे समझो भाई, आपने ये पूरी एक चार्ट बना लिया, आपने कहा टॉप से 14th रैंक पे कौन है, टॉप से 14th रैंक पे यहाँ पे कौन है, अमित है। तो आप क्या बोलोगे, अमित से ऊपर कितने लोग हैं, अमित से ऊपर कितने लोग हैं भाई, अमित की रैंक टॉप से 16th है, 14th है, तो ये 14th पे है, तो इसके ऊपर 13 लोग रहे होंगे। सिमिलरली आपको बोला है बॉटम से इसकी रैंक 20th है, तो बॉटम से अगर इसकी रैंक 20th है तो इसके नीचे 19 लोग रहे होंगे, तभी तो बॉटम से इसकी रैंक 20th है। तो अब आप क्या बोलोगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए भाई, अमित के नीचे 19, अमित के ऊपर 13 एंड अमित खुद, तो टोटल कितने लोग हो गए ये, तो आप बोलोगे 19 प्लस 1 20 प्लस 13, टोटल हो गए 33 स्टूडेंट्स। तो अगर इस तरह से रैंकिंग के क्वेश्चन करोगे तो कंपैरेटिवली आपकी एक्यूरेसी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें इसके ऊपर, तो पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करो भाई, 98 टू 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्योंकि भाई वो कुछ बेसिक एरर कर देते हैं। तो पहले आप पॉज करके खुद ट्राई करो, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा होता है स्टूडेंट्स ने, वो एक ही केस को कंसीडर करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो केस बनते हैं। तो हम बोलते हैं पहला केस कौन सा है, आपने कहा P इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, P जो है वो लेफ्ट से 18 है, तो अगर P लेफ्ट से 18 है तो आप बोलोगे ये हमारी पूरी की पूरी लाइन है, P यहाँ पे कहीं होगा, P की रैंक कितनी है, P की रैंक है 18, तो इससे पहले 17 लोग यहाँ रहे होंगे। फिर आपने कहा S इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, तो S आपका यहाँ पे आ गया, राइट हैंड से 10th इसकी रैंक है, तो इसके आगे 9 लोग रहे होंगे। फिर आपने बोला देयर आर 7 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में 7 स्टूडेंट्स है, तो आपने कहा टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो आपने कहा टोटल स्टूडेंट्स 17 तो ये हो गए, 9 ये हो गए, 7 इन दोनों के बीच में है, और साथ में ये दोनों भी P और S को काउंट करोगे तो 2 और काउंट हो जाएंगे, तो टोटल हमारे सामने कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो आप बोलोगे सर टोटल स्टूडेंट्स हो गए 35, राइट। अब यहाँ पे ना एरर ये होता है कि 35 तो सब बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन वो केस 2 कंसीडर नहीं करते कि P इस साइड हो सकता है और S इस साइड हो सकता है। ये तो कहीं नहीं बोला ना P लेफ्ट में है, आपको बोला लेफ्ट एंड से वो इतने पे है, तो हमने कहा एक और केस ये भी तो बन सकता है कि P आपका यहाँ पे हो और S आपका यहाँ पे हो। देखते हैं क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो P इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, तो P अगर लेफ्ट से 18 में है तो P और स्टार्टिंग के बीच में टोटल कितने लोग होंगे, टोटल आपके 17 लोग होंगे। इसके बाद आपको क्या बात बोली हुई है, S इज 10 फ्रॉम द राइट, तो आप बोलोगे S के बीच में और राइट वाले के बीच में एंड में 9 लोग होंगे डेफिनेटली, और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, इन दोनों के बीच में आपने कहा यहाँ पे 7 लोग हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आ सकता है, हमारे यहां से लेके यहां तक 17 लोग होने चाहिए, करेक्ट। अब 7 तो इन दोनों के बीच में है, एक आपका S हो गया तो 8 लोग हो गए, तो 17 में से 8 गए तो कितने लोग बचे, 9 लोग यहां बचे। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड में यहां पे देखूं तो आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक टोटल 9 लोग हैं, ठीक है, यहां से लेके इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक 9 है, 7 इन दोनों के बीच में यहां पे आ गए, एक P हो गया तो 9 7 प्लस 1 8 हो गया, एक स्टूडेंट यहां पे आ गया, तो टोटल मेरे कितने हो गए, तो आप बोलोगे 9 प्लस 7 प्लस 1 और प्लस S और P जो ये दो लोग हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा,
मेरा आंसर हो जाएगा 19 भी। तो आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर टिक करोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर आपके सामने एक ऑप्शन होगा इधर 35 और 19, तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी रैंकिंग के टॉपिक की जो आपको समझनी थी। आई होप कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लियर आपका हुआ होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला हुआ है इन अ रो ऑफ पर्सन ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड ए बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो हाउ मेनी पर्सन आर देयर, तो आप यहां पे कुछ नहीं करोगे, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड। ए जो है वो अभी कहां पे है, ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो ए कहां पे, ए 10th फ्रॉम द लेफ्ट में है एंड बी इज 9th फ्रॉम द राइट। तो बी आपका कहां पे, लेट से बी आपका यहां पे है, बी आपका यहां पे एंड ही इज 9th फ्रॉम द राइट। तो बी की रैंक कितनी है, 9th फ्रॉम द राइट, तो हमने कहा 9th रैंक है। अब बी ने अपनी पोजीशन किसके साथ एक्सचेंज कर ली, ए के साथ एक्सचेंज कर ली। तो अब बी की जगह यहां पे कौन आ गया, यहां पे ए आ गया और ए की पोजीशन क्या हो गई, 15 फ्रॉम द लेफ्ट। तो आप बोलोगे यहां से यहां तक इसकी रैंक कौन सी हो गई, 15th हो गई। तो अब ये दोनों है तो ए की पोजीशन में, क्योंकि बी की जगह ए आ गया। तो अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो चुका है। तो आप क्या बोलोगे, ए की रैंक कितनी है, ए की रैंक 15 फ्रॉम द लेफ्ट है, तो 15 प्लस बी की रैंक आपकी 9 फ्रॉम द राइट आई थी 9, और -1 कर देंगे क्योंकि यहां पे भी आपने काउंट कर लिया, यहां पे भी इसको काउंट कर लिया है। तो ये आपने दो बार काउंट कर लिया, तो एक बार हमने माइनस कर दिया। तो टोटल हमारे कितने लोग हैं, टोटल है 23%। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन था रैंकिंग का, जिसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल बी लिया, मैंने कहा बी 9 फ्रॉम द राइट है, बहुत बढ़िया। अब बी की जगह ए आ गया, तो यहाँ पे इस पोजीशन में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, इस पोजीशन में कुछ चेंज हुआ नहीं, और इसकी रैंक 15 फ्रॉम द लेफ्ट है। तो आप ये भी बोल सकते हो ए के पहले कितने लोग हैं, यहाँ पे 14 लोग हैं। यहाँ पे बी के आगे कितने लोग हैं, यहाँ पे आपके 8 लोग हैं। और यहाँ पे ये एक खुद इंसान है, चाहे वो ए हो चाहे बी हो। तो आप ये भी कर सकते हो 14 + 1 15, 15 + 8 23। तो ये भी आपका सही तरीका है, उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं, हमारे सामने टॉपिक आ गया इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट में क्या चीज होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आप बहुत सारे एग्जाम में देखते हो, और काफी सारे एग्जाम में इसके ऊपर पूरा सेट आ जाता है। सेट एज इन कि आपको एक डेटा दे रखा होता है, उसी के ऊपर 3-4 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आप यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, फिर आपको एक टेक्निक समझाता हूं, जिसके बाद आप बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इनपुट का मतलब होता है जैसे कोई मशीन हो गई, उसमें आपने इनपुट दिया, और जो फाइनल स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो लेट से आपने यहाँ पे इनपुट दिया, और वो इनपुट आपका कुछ इस तरह से 35, ये मेरा क्या है, इनपुट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इनपुट। तो इनपुट मुझे क्या दिया गया मशीन में, 35, 32, 53, 10 एंड 9, ठीक है। फिर आपको बोला गया स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 1 में 9, 35, 32, 53 एंड 10। अब स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में आपने देखा तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 35, 32 एंड 53, राइट। इसके बाद आपके सामने स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 32, यहाँ पे 35 एंड यहाँ पे 53। अब आपको एग्जामिनर ये भी बोल सकता है द लास्ट स्टेप विल बी कंसिडर्ड एज आउटपुट, और इस लास्ट स्टेप को वो आउटपुट के नाम से भी लिख सकता है। दैट इज मोर और लेस द सेम थिंग, ठीक है। अब आपको ये मशीन दे रखी है और आपको यहाँ पे दे रखा है कुछ क्वेश्चंस। अब आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि इस मशीन का पैटर्न क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने कुछ रैंडम नंबर्स थे, लेकिन जो फाइनल आउटपुट था उसमें सारे के सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हो गए, करेक्ट। अब आपको ये पता चल गया मशीन काम कैसे करती है। आप इस मशीन को कुछ डेटा देते हो और मशीन आपको एक आउटपुट देती है जिसमें सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। अब आपको वो क्वेश्चन पूछता है। तो लेट से आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आपको इनपुट दिया गया, और वो इनपुट क्या है, वो इनपुट लेट से आपको दिया गया है 62, 42, 24, 73 एंड 66, ये आपको इनपुट दिया गया है। और आपको क्वेश्चन बोला हुआ है हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड विल बी required to complete the arrangement, to complete all the step या to reach the final step, ये सब चीजें वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब यहां पे ना आपको क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करना है, फिर मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं जिसका नाम है जंप टेक्निक। उस टेक्निक के बाद आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है समझो।
आप एक लाइन बनाओगे और यहां पे आप लिख लोगे इनपुट, यहां पे आप लिख लोगे इनपुट और यहां लिख लोगे आउटपुट। ठीक है, अब आप इनपुट वाली सारी वैल्यूज लिख दोगे, इनपुट वाली जो वैल्यूज आपको गिवन है 62, 42, 24, 73 एंड 66। अब आप आउटपुट में लिखना शुरू करोगे एक एक नंबर। अगर आपका कोई भी नंबर किसी भी नंबर के ऊपर से जंप करके आता है तो उसको एक स्टेप माना जाएगा। बात को समझे। अब आपको मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। जैसे हमारे आउटपुट के हिसाब से सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 24 है, तो 24 मैंने यहां लिख दिया। तो 24 क्या किसी नंबर के आगे से जंप होके आया है, यस 42 और 62 के आगे से आया है, तो वो मेरा स्टेप 1 माना जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, स्टेप 1। ठीक है, अब मेरा सेकंड नंबर कौन सा आएगा, जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है 42। 42 का किसी के आगे से जंप करके आया, या 62 के आगे से जंप करके इसको आगे आना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, 42 को हम क्या मानेंगे, अपना थर्ड स्टेप, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। उसके बाद थर्ड पे मेरा कौन सा नंबर आएगा, थर्ड पे मेरा नंबर आएगा 62। क्या 62 को किसी के आगे जंप करना है, नहीं करना, तो 62 को कहीं जंप नहीं करना, 62 जहां है वहीं रहेगा, तो ये कोई स्टेप नहीं माना जाएगा। इसके बाद आपको किसको जंप कराना है, आपका नेक्स्ट नंबर आएगा 66। क्या 66 किसी के ऊपर जंप हो रहा है, आप देख पा रहे हो 73 के ऊपर से जंप होकर आना पड़ेगा इसको, तो आप बोलोगे यस इसको भी जंप होना पड़ेगा, तो इस स्टेप को भी हम मानेंगे स्टेप 3। ठीक है, उसके बाद 73 क्या इसको आगे किसी के जंप होना है, नहीं होना, क्योंकि सारे नंबर कैंसिल हो चुके हैं, तो कैंसिल हो चुके तो वो काउंट नहीं होगा, तो 73 अकेला बच्चा, तो आप इसको यहां लिख दोगे एंड दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टेप। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोलोगे, देयर आर टोटल 3 स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू फिट दिस पर्टिकुलर मॉडल। तो आपको ये टेक्निक समझ में आई। इस टेक्निक में मैंने क्या चीज की, मैंने कहा कि मुझे आगे जंप करके देखना है, और जंप करके अगर आगे कोई ऐसा नंबर है जो कैंसिल्ड नहीं है और उसके आगे से मुझे जंप करना पड़ रहा है, तो उसको स्टेप में मान रहा हूं। लेकिन अगर मान लो 62 के केस में आगे कोई नंबर नहीं था, या 73 के केस में आगे जो नंबर थे वो क्रॉस हो चुके थे और कहीं से जंप नहीं करना पड़ रहा आने के लिए, तो उसको हम स्टेप नहीं मानते। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल कितने स्टेप चाहिए, 3 स्टेप चाहिए, जिसके बाद आप अपने आंसर को निकाल यहां पे सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर आपने जंप टेक्निक पे मास्टरी कर ली तो उसके बाद आपके क्वेश्चन काफी सारे सही हो जाएंगे। बट आपको जो चीज डिकोड करनी है वो करनी है, इनपुट क्या है और इनपुट के बाद आपको जो आउटपुट आ रहा है उसमें क्या पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। तो आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जनरली उसी के ऊपर आते हैं। आपको क्या हो सकता है, कुछ अल्फाबेट दे रखे हो, मान लो आपको इनपुट दे रखा है, उसमें आपको कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, लेट्स से वो आपको लिखा हुआ है टाटा, दा, नेचर, गुड, फॉर, आइलैंड, देयर। ठीक है, अब आपको इस तरह से डेटा दे रखा है। अब हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हो और जो आपको आउटपुट दे रखा हो उसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए, जो आपका पहला अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है लास्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए हो। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल इनपुट और आउटपुट के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पैटर्न समझना है। तो मैं आपको बता देता हूं जनरली क्या पैटर्न बनता है। 3 पैटर्न आपके अल्फाबेट में बनते हैं और जनरली 3 पैटर्न आपके नंबर्स में बनते हैं। जनरली इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर्स अगर आपको दे रखे होते हैं तो या तो असेंडिंग होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में लेके दिखाया था, या फिर आपके सामने डिसेंडिंग होता है कि सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गए, या फिर आपके नंबर चेंज हो जाता है, नंबर चेंजेस। नंबर चेंजेस का क्या मतलब है कि आपने इनपुट डाला लेट से कोई नंबर, ठीक है, आपने इनपुट डाला कोई भी नंबर, लेट से 2 डाला, 10 डाला, फिर आपने 15 डाला, 20 डाला, देन आपके पास नंबर है 24। नेक्स्ट आपने देखा जो स्टेप 1 था उसमें क्या हुआ, स्टेप 1 में ये नंबर हो गया 4, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40 और ये हो गया 48। हो सकता है स्टेप 2 में आप देखोगे तो ये नंबर हो गया 3, ये हो गया 19, ये हो गया 29, ये हो गया 39 और ये हो गया 47। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है। तो आपको ये पैटर्न ड्रॉ करना है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 1 में जो भी नंबर था उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, -1 कर दिया। फिर आपको पता चल जाएगा क्या पैटर्न है एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर्स में मेजरली ये 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। और अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो आपके सामने या तो ऐसा हो सकता है फर्स्ट वर्ड कि फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया हो कि अल्फाबेटिकली लगाना है, या फिर हो सकता है लास्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगा दिया हो। उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आते हैं।
या फिर ऐसा हो सकता है नंबर ऑफ अल्फाबेट, जैसे मैंने अभी कुछ वर्ड लिखे थे आपके सामने, ऐसा भी एक पैटर्न कर सकता है कि वो जो फाइनल अरेंजमेंट कर रहा है, वो जो आउटपुट कर रहा है, उसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का रोल है कि भाई पहले 5 अल्फाबेट वाले, फिर 4 अल्फाबेट वाले, फिर 3 अल्फाबेट वाले। एक बार आपको वो पैटर्न समझ में आ गया, वो पैटर्न आपको देखना है। फिर जो मैंने आपको जंप टेक्निक बताई है, उस टेक्निक की हेल्प से आप लास्ट स्टेप पे भी पहुंच सकते हो, या फिर एग्जामिनर आपसे पूछे स्टेप 3 क्या होगा, तो जंप टेक्निक लगाओ और स्टेप 3 आके उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो, वही आपका स्टेप 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे के सारे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट पे। मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक डायग्राम दे रखा और आपसे बोला होता है कि बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। जैसे लेट्स से आपको ये एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम है। अब आपको ये डायग्राम है, आपको ये वाली पहली इमेज दे रखी है, ये सेकंड इमेज दे रखी है, और ये थर्ड इमेज है जिसमें आपको ये वाला क्वेश्चन मार्क बताना है क्या होगा। अब इसके पीछे कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक अलग अलग कॉम्बिनेशन लग सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। देखते ही अगर आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये लॉजिक है, तो आप आंसर कर दो। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को आप एंड के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व तो करने लगते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता किस लॉजिक से ये पूरा का पूरा फिल हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली देखें, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 26 अंदर है, यहाँ पे 60 अंदर है, और यहाँ पे 100 अंदर है। बॉय गर्ल मैंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या चीज चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे 5 into 4 अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बोलोगे 5 into 4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका हो जाएगा 3 into 2, और इनको मैं अगर प्लस कर दूं तो ये नंबर क्या हो गया, ये हो गया 26। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करोगे तो 10 into 4 प्लस 5 into 4, तो ये आपका कितना हो गया, 40 + 20 60, जो आपको यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो आपको अब 100 चाहिए, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 6 होगा एंड यहाँ पे ये 8 होगा। अब अगर आप यहाँ देखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप बोलोगे 6 into 6 प्लस 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 100 आ जाए, तो आप बोलोगे 36 प्लस 8 into 8 कितना हो जाएगा, 64। तो 8 का मल्टीप्लीकेशन 8 से होगा, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर में आप बोलोगे 8 आएगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो मैच कर जाए, कैलकुलेशन आपकी मैच कर जाए। तो इस तरह के पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, जिसके बाद आप अपने आंसर को यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आपको ये डायग्राम देकर आपसे पूछा इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो और एकदम से जज कर लेते हो कैसे है, तो आपको सॉल्व करना है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना। तो मैं यहाँ पे जब ध्यान से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है 3 - 2 1 होता है, 4 - 3 1 होता है, और 6 - 3 3 होता है, 113 बन गया। तो अब आपको पता चला कि डिफरेंस ऑफ अपर नंबर माइनस डिफरेंस ऑफ लोअर नंबर जो है वो सर्कल के अंदर लिखा हुआ है। फिर अगर आप यहां देखोगे 7 - 4 3, 5 - 1 4, 3 - 0 3, तो यहां पे भी यही लॉजिक है। तो यहां पे भी हमारा यही लॉजिक हो जाएगा, 8 - 2 6, 7 - 6 1 एंड 4 - 2 2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 612। तो ये भी एक पजल है। तो ऐसे मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, एंड आपको इस तरह से सॉल्व करना है, देखना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कि क्या चीज यहाँ पे फिट हो पा रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मूव ऑन कर रहे हैं कैलेंडर टॉपिक की तरफ। तो कैलेंडर के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे लीप ईयर क्या होता है। तो अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो हम सबको पता है लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, एंड जो आपका नॉन लीप ईयर होता है, या फिर मैं बोलूं ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसमें हमारे कितने डेज होते हैं, उसमें हमारे डेज होते हैं 365। ठीक है, अब यार यहाँ पे ना एक चीज समझनी है, जैसे अगर आपको कोई बोले कि आपका जो बर्थडे था वो 29 फरवरी, लेट से आपका बर्थडे था 1396 को, तो आपका नेक्स्ट बर्थडे कब होगा। तो हमें पता है लीप ईयर वालों का बर्थडे 4 साल में एक बार होता है, लेकिन अगर आप आंसर दोगे 29 फरवरी 1400 को, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस साल उसका बर्थडे नहीं आएगा। मतलब 29 फरवरी इस तरह से नहीं आती। जो आपके सेंचुरी ईयर्स होते हैं, सेंचुरी ईयर्स होते हैं, तो वो सेंचुरी ईयर जो होते हैं वो आपके किससे डिवाइड होते हैं, उनको आपको डिवाइड करना पड़ता है 400 से, चेक करने के लिए कि वहां पे 29 फरवरी होगा कि नहीं होगा। भाई जनरली जब हमारा कोई ईयर होता है, लेट से ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो हम कैसे चेक करते हैं, डिवाइड बाय 4 करके देख लेते हैं। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, और अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो नॉन लीप ईयर है। लेकिन जब भी सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स का गैप, आपका 1400 1500 1600 1700, तो आप 400 से डिवाइड करोगे। तो मान लो 1600 है, तो आप बोलोगे 1600 डिवाइड बाय 400, तो आप बोलोगे दिस इज अ लीप ईयर।
बट अगर आप 1400 डिवाइड करोगे तो दिस इज रॉन्ग। तो जो नेक्स्ट बर्थडे होगा इसका कब होगा, वो होगा 29 फरवरी 1404 को। सो दिस इज द फंडा बिहाइंड द कैलेंडर बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपको कोई डेट दे दी जाती है और आपसे बोलता है बताओ भाई नेक्स्ट डेट कब होगी। तो मान लो आपको एक डेट दे दी 1 जनवरी 2001, ठीक है, और आपको बोल दिया 1 जनवरी 2001 को क्या था, 1 जनवरी 2001 को ट्यूसडे था, ठीक है, और आपसे बोला कि बताओ 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो आपको पता है यार एक साल का एग्जैक्ट डिफरेंस है, एक साल में टोटल डेज कितने होते हैं, टोटल डेज होते हैं 365। तो आप 365 को 7 से डिवाइड कर दोगे, तो 7 5 जा 35, यहाँ पे आपका 1 रिमाइंडर आ गया, 15 7 2 जा आपका क्या हो गया 14 हो गया, और यहाँ पे आपका 1 बच गया। और हमें पता है हर 7 डेज में डेज रिपीट होते हैं, तो हमने कहा 1 बच गया, इसका मतलब जो मेरा डे होगा 1 जनवरी 2002 को वो कौन सा होगा, ट्यूसडे में आप 1 डे प्लस कर दो। भाई अगर ये 0 आ जाता तो इसका मतलब ट्यूसडे ही होता। अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया तो मैं बोलूंगा ट्यूसडे का नेक्स्ट डे वेडनेसडे होगा। अगर रिमाइंडर 2 आता तो मैं ट्यूसडे में +2 कर देता, तो मेरा आंसर थर्सडे हो जाता। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डेट्स को निकालता हूं। बट यहाँ पे तो मेरे पास एग्जैक्ट एक साल का डिफरेंस था, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि साल का डिफरेंस हो, डेज का डिफरेंस हो, तो उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपके लगते चले जाते। तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक सिखा देता हूं। ये जो ट्रिक है वो आपकी कब एप्लीकेबल होती है, वो एप्लीकेबल होती है जो भी आपके ईयर 1900 के बाद के हैं, ठीक है, तो आपके वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी। अदरवाइज आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कितने साल का डिफरेंस है, कितने डेज हैं, कितने मंथ्स हैं, एंड देन आपको उसको सॉल्व करके निकालना है। तो यहाँ पे आपको ना कुछ कोड लर्न कर लेने, उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये ट्रिक कब एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है टू सॉल्व डेट्स आफ्टर ईयर 1900। तो 1900 के बाद के जितने भी ईयर्स हैं उनको आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो कोड क्या कहता है, कोड कहता है 1 2 3 4 5 6 7। जो 1 होगा वो मंडे होगा, जो 2 होगा वो ट्यूसडे होगा, जो 3 होगा वो वेडनेसडे होगा, 4 वाला थर्सडे होगा, 5 वाला फ्राइडे होगा, 6 वाला सैटरडे होगा, एंड 7 वाला संडे होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सिमिलरली आपको एक और कोड लिखना है 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 जो होगा वो आपका जैन और अक्टूबर के लिए यूज होगा, 1 जो है आपका मई के लिए यूज होगा, 2 जो है वो आपका अगस्त के लिए यूज होगा, उसका 3 जो है वो आपका फेब मार्च एंड नवंबर के लिए यूज होगा, 4 जो है वो आपका जून के लिए यूज होगा, 5 आपका जो है दिसंबर और सितंबर के लिए यूज होगा, एंड 6 जो है वो आपका जुलाई एंड अप्रैल के लिए यूज होगा। तो आपको ये कोड थोड़ा सा लर्न करना है, लेकिन उसके बाद आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो अब आपने ये कोड पूरा का पूरा लिख लिया है। अब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन बोले कि बताओ 15 अगस्त 1947 जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस दिन क्या डे था। तो अब हम देखते हैं क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं 15 को लिखूं तो 15 को क्या लिखूंगा, 15 प्लस कर दूंगा जो अगस्त का कोड है, अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड है 2, ठीक है। फिर 1947 को मैं क्या लिखूंगा, 1900 से मुझे सॉल्व करना है, तो आप यहां पे क्या करोगे, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दोगे। तो 1900 माइनस 1947 और प्लस आप कर दोगे जितने भी लीप ईयर्स आए हैं, क्या प्लस कर दोगे, जितने भी आपके लीप ईयर्स आए हैं, ठीक है। अब लीप ईयर्स कैसे निकालोगे, भाई 1900 के बाद 47 तक कितने साल है, 47, हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो आप लिखोगे 4, 4 11 जा 44, जो पूरा डिवाइड हो रहा है तो आप बोलोगे 11 लीप ईयर्स आ गए, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 11। तो इस कोड में हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो डेट है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, मंथ का कोड, मंथ कोड, यहाँ पे क्या लिखा, डिफरेंस ऑफ ईयर, ईयर माइनस 1900, और यहाँ पे क्या लिखा, लीप ईयर, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सब चीजों का सबमिशन कर दोगे। तो 15 प्लस 2 प्लस 1900 माइनस 47 करोगे तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं लेनी। तो यहाँ पे आ जाएगा 47 प्लस कितने लीप ईयर है 11। तो इन सबको जब आपने प्लस करा तो टोटल कितना आ गया, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 47 आपका कितना हो गया 64, एंड 64 और 11 कितना हो गया 75। तो 75 हो गया। अब इस 75 को जो आया है उसको आपको कुछ नहीं करना, 7 से डिवाइड कर देना है। तो 7 10 70 होता है, आपका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। तो जो 5 है उसका कोड क्या है, उसका कोड है फ्राइडे। तो इसका मतलब इस दिन आपका फ्राइडे था। तो ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। आपको पूरा जो लंबा प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा, हर एक मंथ का, हर एक ईयर का, एंड इसकी हेल्प से आप कोई भी ईयर का डेट निकाल सकते हो, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने क्लॉक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये क्लॉक का कॉन्सेप्ट किस तरह से चलता है, मान लो ये हमारी एक क्लॉक है, ये 12 हो गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया, ये 7 8 9 10 11, ये हमारी पूरी क्लॉक हो गई। अब हमें पता है क्लॉक में हमारे 3 हैंड्स होते हैं, एक होता है आर एंड, एक होता है मिनट एंड, और एक होता है सेकंड हैंड। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, जो आपकी सेकंड हैंड होती है वो आपका 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री ट्रेवल कर लेती है। आपको पता है हर मिनट में जो आपका हैंड होता है पूरा ट्रेवल कर लेता है। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका सेकंड हैंड होता है, सेकंड हैंड, वो आपका पूरा 360 डिग्री कितनी देर में ट्रैवल कर लेती है, वो ट्रैवल कर लेती है आपका 1 मिनट में, करेक्ट। इसी तरह से अगर मैं मिनट एंड की बात करूं, तो मिनट एंड पूरा राउंड कितनी देर में लगा लेती है पूरी क्लॉक का, तो आप बोलोगे जो मिनट एंड है वो पर आर में कंप्लीट करती है। तो 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री ट्रैवल करती है, तो 1 मिनट में कितना करती है, 1 मिनट में कितना करती है, अगर 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रैवल करती है तो 1 मिनट में कितना करती है, 360 डिवाइड बाई 60, तो आप बोलोगे 1 मिनट में मिनट एंड चलता है 6 डिग्री। और अगर मैं आर एंड की बात करूं, तो आर एंड आपको पता है 1 मिनट में कितना चलता है, भाई हमें पता है भाई आर एंड को भाई वापस पहुंचने में कितना टाइम लगता है, भाई 12 घंटे बाद वापस आता है। तो आप बोलोगे भाई 12 घंटे मतलब 12 इंटू 60 720 मिनट्स में वो 360 डिग्री ट्रेवल करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 1 मिनट में करेगा 360 डिवाइड बाई 720, विच मीन्स 1/2 डिग्री। तो आप बोलोगे आर एंड जो होता है 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल करता है, 1/2 डिग्री। तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया। अब आपको ये पता होना चाहिए पूरा सर्कल आपका 360 का है और टोटल 12 सेक्शंस बने हुए हैं, तो दो सेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है सारा का सारा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट से आपसे मैंने पूछा कि बताओ 4 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 4 बजे कितने बजेगा, 4 बजे ये आर एंड होगा, ये आपका मिनट एंड होगा। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 120 डिग्री। तो आप बोलोगे 4 बजे 120 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पे चैलेंज तब आता है जब मिनट्स की बात आ जाती है, मिनट्स की बात आ जाती है मतलब मान लो आपसे पूछा हुआ है कि ये बताओ 620 पे क्या कितने डिग्री ट्रेवल किया होगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 620 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे होगा, लेकिन जो आर वाला एंड है वो भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा ना। आपने नोटिस किया होगा 6 वाला आर भी आगे चला जाएगा 20 मिनट के हिसाब से। तो आप क्या बोलोगे 4 से लेके 6 तक कितने डिग्री का एंगल बनेगा, भाई यहाँ पे 30 डिग्री, आपको मिनट वाला एंड कैलकुलेट करना है, ये भी 30 डिग्री। तो आप बोलोगे भाई 60 प्लस 60, तो यही हो गया जो मिनट एंड ने ट्रेवल किया। और साथ में आपका 20 मिनट्स में ये आर एंड भी थोड़ा आगे चला गया होगा और हमें ये पूरा एंगल निकालना है। तो ये पूरा एंगल निकालना है, तो इस 20 मिनट्स में आर एंड कितना चला होगा, आपको पता है 1 मिनट में आर एंड चलता है 0.5 डिग्री। तो 20 मिनट्स में आर एंड कितना चला होगा, वो चला होगा 10 डिग्री। तो आप बोलोगे 10 डिग्री और प्लस हो जाएगा, तो टोटल जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 70 डिग्री का एंगल यहाँ पे आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लॉक का क्लियर हो गया है। इसके बाद आपको एक चीज और समझनी है कि मिनट हैंड आर एंड ये कितनी बार एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है जिसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को। अगर मैं मिनट और आर एंड की बात करूं आपसे, तो मिनट और आर एंड 0 डिग्री का एंगल कब बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर कब होते हैं। तो आप बोलोगे 1 आवर में ये कितनी बार मिलते हैं, ये 1 टाइम्स मिलते हैं, ओवरलैप कितनी बार हो रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूछूं मिनट एंड आर एंड 24 आवर में कितनी बार मिलते हैं, तो आपका आंसर 24 नहीं होता, वो 22 टाइम्स होता है। ठीक है, 22 टाइम्स मिलते हैं, 24 टाइम्स नहीं मिलते, क्योंकि जब वो आर चलता है तो थोड़ा थोड़ा आर वाला भी चलता रहता है। तो 0 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार होता है, वो आपका होता है 22 टाइम्स इन 24 आवर्स। ठीक है, कितने कितने बजे, एक बारी 12 बजे, फिर 1:05 पे, फिर 2:10 पे, फिर 3:15 पे, 4:20 पे, 5:25, 6:30, 7:35, 8:40, 9:45, 10:50, इस तरह से आपके ये मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनट एंड जो आपका आर एंड है, ठीक है, यहाँ पे हमने 0 डिग्री एंगल बनाया है क्योंकि ओवरलैप हो रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाते हैं 1 आवर में, कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये 2 टाइम्स, 1 आवर में 2 टाइम्स बनाते हैं। लेकिन अगेन जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा मिनट एंड और आर एंड 24 आवर्स में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो आप बोलोगे 44 टाइम्स। 48 मत बोलना, 44 बोलना, जो मैंने अभी आपको ऊपर लॉजिक बताया वही वाला लॉजिक है। ठीक है,
उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज पता होनी चाहिए कि मिनट हैंड एंड आर एंड 1 आवर में 180 डिग्री कितनी देर बनाते हैं? 180 डिग्री। तो आप बोलोगे 180 डिग्री जो होता है वो 1 टाइम होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे एग्जामिनर कि मिनट एंड और आर एंड 24 आवर्स में कितनी बार 180 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो आपका आंसर 24 नहीं होगा, आपका आंसर 22 टाइम्स होगा। तो ये आपने सारी चीजें यहां पे लिख ली है, इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आपसे यहां पे ना क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई 24 आवर्स में ये कितनी बार मिलेंगे मिनट एंड आर एंड, कितनी बार ओवरलैप होगा, 180 डिग्री कब बनेगा, स्ट्रेट लाइन में कब होंगे। इस तरह के क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। या फिर जो एंगल वाला क्वेश्चन था वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। नाउ यू आर इन अ पोजीशन जहां पे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अगर हम मूव ऑन करें आगे, तो हमारे सामने टॉपिक है कोडिंग एंड डीकोडिंग। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, जैसे कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको डिफरेंट तरह से कोड कर देते हैं, फिर आपसे बोलते हैं कि बताओ इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट सारे पता होने चाहिए। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सेट। तो टोटल हमारे सामने 26 अल्फाबेट्स होते हैं। एंड जो आपका मिड पॉइंट होता है वो 13 के बाद होता है, ठीक है। तो 13 के बाद मतलब एम के बाद आपका मिड पॉइंट आ जाता है, और यहां से आपका कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ए को जेड से रिप्लेस कर दिया, एम को एन से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपको जल्दी जल्दी रैंक निकालनी है, जल्दी जल्दी कोडिंग डिकोडिंग करनी है, तो आप एक कोड सीख सकते हो, उसका नाम है इजोटी। क्या बोल रहा हूँ? इजोटी। तो इजोटी का क्या मतलब है? इजोटी का मतलब है मैंने आपके सारे अल्फाबेट्स को 5-5 के ब्रेक में डिवाइड कर दिया। तो ई जो है आपका 5th अल्फाबेट है, जे जो है वो आपका 10th अल्फाबेट है, ओ जो है वो आपका 15th अल्फाबेट है, टी जो है वो आपका 20th अल्फाबेट है, और वाई जो है वो 25th अल्फाबेट है। तो अब आपको ये नहीं देखना पड़ेगा भाई के आया, के कौन सा नंबर, आपको पता है के जे के बाद आता है 11th होगा। तो इजोटी जो कोड है वो आपको रैंक निकालने में जल्दी जल्दी हेल्प करेगा। तो ए से जेड जब होता है तो 1 से लेके 26 चलता है, और जब Z से A होता है तो आपको पता है कि वो रिवर्स में चलना स्टार्ट हो जाता है। Z को आप A लिखते हो, Y को कुछ और लिखते हो, सिमिलरली आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इफ स्टैम्प स्टैंड्स फॉर OLZSR देन दिल्ली स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। तो अब आपको दे रखा है स्टैम्प, स्टैम्प क्या बन गया? स्टैम्प बन गया OLZSR। तो पहले आप खुद ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन, तो अब आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो आप क्या चीज समझ पा रहे हो? आप ये देख पा रहे हो कि जो अल्फाबेट्स है उनका -1 हो गया। तो मतलब S जो है वो R हो गया। S जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने क्या देखा, S का एक पहले R है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो T की जगह S आ गया। तो T की जगह S आ गया, मतलब T के पहले वाला अल्फाबेट आ गया। सिमिलरली A के पहले -1 कर दोगे तो Z आ जाएगा, M के पहले -1 कर दोगे तो L आ जाएगा, और P का -1 कर दोगे तो O आ जाएगा। तो जो मेरा कोड है वो किस तरह से असेंबल हुआ है? वो -1 से असेंबल हुआ, और फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया, सेकंड वाला सेकंड लास्ट में, थर्ड वाला थर्ड लास्ट में। तो अब अगर आप मुझसे बोलोगे दिल्ली कैसे कोड होगा, तो दिल्ली कोड होने का क्या फंडा हो गया? पहला वाला अल्फाबेट आपका जो है उसका एक कम करके लास्ट में लिख दो, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा C। उसके बाद E का एक कम कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा D। L का एक कम कर दो तो वो आ जाएगा K। फिर H का एक कम कर दो वो आ जाएगा G, और I का एक कम कर दो वो आपका आ जाएगा H। तो मेरा कोड क्या बन गया दिल्ली का? HGKDE। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके वर्ड्स होते हैं उनको नंबर में चेंज कर देते हैं, नंबर में चेंज कर दें, तो इस तरह से भी कोडिंग हो सकती है। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो आपको बोला हुआ है रिलेशन को आपने कैसे कोड किया है, 9531296 तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आप क्या चीज देख पा रहे हो? आपको अंडरस्टैंड करना है, लॉजिक अपना बिल्ड करना है, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो आर जो होता है वो कौन सा अल्फाबेट होता है? वो 18th अल्फाबेट होता है। ई जो होता है वो होता है 5th अल्फाबेट। एल जो होता है वो होता है 12th अल्फाबेट। ए आपका फर्स्ट अल्फाबेट होता है। टी आपका कौन सा होता है? 20th अल्फाबेट, इजोटी, ठीक है, याद करो। आई जो है वो कौन सा अल्फाबेट है? 9th अल्फाबेट। ओ जो है वो आपका 15th अल्फाबेट, और एन जो है वो 14th अल्फाबेट। अब अगर आप देखोगे जो अल्फाबेट है ना, उनकी डिजिट का सम कर दिया है, 1 + 8 9। जो सिंगल डिजिट है उसको सिंगल ही लिखा है, 5 को 5 लिख दिया। एल को क्या करा? 1 + 2 3। ए फर्स्ट अल्फाबेट होता है, फर्स्ट लिख दिया।
टी आपका 22 प्लस 0 2, फिर आपका आई जो है वो 9 होता है, यहाँ पे 9 लिख दिया, ओ 15 होता है, 1 प्लस 5 6 हो गया, एंड एन आपका 14 होता है, 1 प्लस 4 5 हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सम ऑफ डिजिट्स है। तो सिमिलरली अब आप पर्सन का कोड बना सकते हो। तो पर्सन के कौन कौन से अल्फाबेट होते हैं, पी आपका कौन सा अल्फाबेट होता है, पी आपका होता है ओ के बाद आता है, ओ आपका 15th अल्फाबेट है इजोटी कोड से, तो पी आपका कौन सा हो गया 16, ई कौन सा है 5th अल्फाबेट, आर कौन सा है 18th, एस कौन सा है 19, ओ कौन सा है 15, एन कौन सा है 14। ठीक है, अब अगर आप इसको कोड करोगे तो सम ऑफ डिजिट करना है, 1 प्लस 6 7, ई क्या हो जाएगा 5, आर क्या हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 10, ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 6, एंड यहाँ पे 1 प्लस 4 5। तो ये आपका पूरा का पूरा बन जाएगा कोड और ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को प्लस करके दे दिया 7 5 9 1 6 5, तो दोनों में से जो भी होगा वो आंसर होगा। तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो ये आपके सामने होगा या ये आपके सामने होगा, ताकि आप क्वेश्चन के आंसर को बिना एम्बिग्विटी के टिक कर पाओ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सीखा कोडिंग डिकोडिंग का फंडा। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग पे। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपकी मेजर दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक आपका होता है मिरर इमेज और एक होता है वाटर इमेज। तो मिरर इमेज क्या होता है, बेसिकली आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप कोई अल्फाबेट है या कोई वर्ड है मिरर के सामने रखते हो तो वो थोड़ा रिवर्स दिखता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी डायग्राम में इस तरह से कोई इमेज दे रखी है तो वो आपकी मिरर इमेज है, क्योंकि वो आपका मिरर का सिंबल है, रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर इस तरह से हो सकता है, क्योंकि मिरर हमारा क्या होता है सामने होता है। ठीक है, वाटर इमेज क्या होता है, अगर आप किसी वर्ड को पानी में देखोगे तो वो आप डायगनली देख रहे हो, एक तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो, तो उसका जो सिंबल होता है जनरली इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है या फिर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो ये किसका सिंबल है, वाटर इमेज का है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे सारे अल्फाबेट्स कैसे दिखते हैं, तो ए आपको ए ही दिखता है, बी आपको इस तरह दिखेगा, सी आपको इस तरह दिखेगा, डी इस तरह से दिखेगा, और ये सारे अल्फाबेट्स की मिरर इमेजेस है। इसी तरह से अगर मैं वाटर इमेज की बात करूं तो अगर आप वाटर में देखोगे ए ऐसा दिखेगा, बी आपको ऐसा दिखेगा, सी इस तरह से दिखेगा, डी ऐसा दिखेगा, ई ऐसे ही दिखेगा, एफ इस तरह से। तो ये सारे अल्फाबेट्स की वाटर इमेज है। लेकिन एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, लेट से आपको एक वर्ड दे दिया वो है एप्पल। ठीक है, क्या वर्ड दे दिया आपको, वर्ड दे दिया एप्पल, और आपको बोला कि बताओ इसकी मिरर इमेज क्या होगी, तो एक एक अल्फाबेट की बना तो पाओगे नहीं, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आपको मैं एक शॉर्टकट सिखा देता हूं, उस शॉर्टकट के बाद आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शॉर्टकट फॉर मिरर इमेज एंड शॉर्टकट फॉर वाटर इमेज। ठीक है, तो जब भी आपके सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, कोई डायग्राम आए, आपको रफ शीट मिलती है, उस रफ शीट पे वो वर्ड लिख लो या वो डायग्राम लिख दो। उसको लिखने के बाद अपने पेपर को रिवर्स कर दो, मतलब टू फाइंड द मिरर इमेज, क्या बता रहा हूं मैं आपको, टू फाइंड द मिरर इमेज आपको क्या करना है, वर्ड लिखना है एंड टर्न कर देना है पेज को। तो पेज को टर्न कर दोगे तो जो आपको पीछे डायग्राम दिख रहा है, वर्ड लिखा हुआ है, वही उसकी मिरर इमेज है। और अगर मैं वाटर इमेज की बात करूं तो अगर आपको वाटर इमेज निकालनी है तो फाइंड द वाटर इमेज, आपको क्या करना है, टर्न द पेज, टर्न द पेज जैसे आप मिरर में करते हो, एंड देन टर्न, एंड देन टर्न इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इन टर्न इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार टर्न कर देना, जो आपकी इमेज आएगी वो आपकी वाटर इमेज होगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज होता है ये डायरेक्शन, तो ऐसे एक बार टर्न कर देना अपने पेपर को, जो आपको डायग्राम दिखेगा वो उसकी कौन सी इमेज है, वो उसकी वाटर इमेज है। ठीक है, तो यहां से आप बहुत आसानी से अपने मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन करके नॉन वर्बल रीजनिंग में भी स्कोर कर सकते हो, जिसमें स्टूडेंट जो है काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसके बाद हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंट कैसे करें फिगर्स को, ऐसा एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या होता है भाई, आपको एक इमेज दे देते हैं, इसमें बोलते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करो। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो एक एक करके समझते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर के साथ हमें कैसे डील करना है। तो अब हम बात करते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स की। देखो भाई, बहुत बार हमारे सामने जो स्क्वायर आते हैं वो दो तरह के आते हैं, या तो n बाय n टाइप का स्क्वायर होगा। n बाय n का क्या मतलब हुआ, मान लो ये मेरे सामने एक डायग्राम है, ठीक है, और ये मेरे साथ डायग्राम है और मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस तरह से, मतलब यहां पे ये n बाय n है, n बाय n मतलब 2 बाय 2 का है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरा कोई भी ऐसा स्क्वायर है जो n बाय n फॉर्म का है और मुझे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बने होंगे, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। वो क्या तरीका है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर आप कर दो, जो आपका आंसर आएगा वही आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स
होंगे। तो जैसे इस फिगर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 2/2 का स्क्वायर है, तो 2/2 का है तो इसको क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 पे खत्म हो गया तो यही आपका आंसर है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आंसर क्या हो गया 5। तो आप काउंट भी कर सकते हो, एक स्क्वायर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये बड़ा वाला स्क्वायर है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके, इस अप्रोच को यूज करके आप काउंटिंग ऑफ स्क्वायर n बाय n फॉर्म का कोई भी निकाल सकते हो। तो एक और एग्जांपल देखते हैं n बाय n का। मैंने कहा मान लो मेरे सामने एक स्क्वायर है कुछ इस तरह का, जिसमें मेरे सामने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका स्क्वायर क्या है 4/4 का है, तो 4/4 का स्क्वायर है। आपसे पूछा है बताओ टोटल स्क्वायर कितने बने हैं, तो मेरा अप्रोच क्या है, क्योंकि ये 4/4 का है तो मैं क्या करूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो जो ये आंसर होगा यही मेरा एक्चुअल आंसर होगा। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये आंसर क्या आ गया 30। तो टोटल जो है वो 30 स्क्वायर्स होंगे, छोटे बड़े सारे मिला के। तो आप देखोगे 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे करके फिर आपके ये वाले स्क्वायर होंगे बड़े वाले, फिर आपके ये वाले स्क्वायर्स होंगे। तो ऐसे जितने भी स्क्वायर्स होंगे ये टोटल सारे एंड में काउंट करोगे तो 30 स्क्वायर्स आएंगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है वो है m बाय n फॉर्म का अगर स्क्वायर हो तो क्या करेंगे। m बाय n फॉर्म का क्या मतलब हुआ, m बाय n फॉर्म का मतलब ये हुआ कि मान लो आपको ये एक इमेज दे दी है, ये एक बड़ा स्क्वायर है और आपको बोला है इस स्क्वायर को कुछ ऐसे कट किया गया है, ठीक है। ये आपने इसको 3 पार्ट में कट करा और यहां पे आपने इसको 2 पार्ट में कट करा है। तो ये अब देखो ये बिल्कुल सिमेट्री में नहीं है, जैसे पिछले वाले थे वो 2x2 था या 4x4 था। ये वाला कौन सा स्क्वायर है, दिस स्क्वायर इज 3x2। तो अब अगर मेरा 3/2 या मैं बोल सकता हूं m बाय n फॉर्म का स्क्वायर होता है तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स टोटल कितने होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप इस तरह से लिखोगे 3/2 है तो आप लिखोगे 3x2 प्लस करोगे, एक एक कम कर दो जब तक 1 नहीं हो जाता। मतलब 3 को एक कम कर दोगे 2 और 2 को एक कम कर दोगे तो 1 हो जाएगा। तो 3x2 प्लस 2x1, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 6 प्लस 2। तो टोटल जो स्क्वायर्स होंगे वो कितने होंगे, वो 8 स्क्वायर्स इस पूरी की पूरी फिगर में होंगे। तो आपको क्या करना है, एक जगह 1 लाना है, 1 आते ही आप छोड़ दोगे एंड वही आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक और ट्राई करते हैं। मैंने कहा मान लो ये मेरा एक बड़ा स्क्वायर है और इसको मैंने कट किया हुआ है किस तरह से, 1 2 3 पोर्शन में यहां कट किया हुआ है और 1 2 3 4 4 पोर्शन में यहां कट किया हुआ है। तो ये कौन से फॉर्म का स्क्वायर है, m बाय n फॉर्म का है। और मुझे बताने हैं टोटल स्क्वायर्स कितने बने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 4/3 का है तो आप बोलोगे 4/3 प्लस 3x2 प्लस 2x1। यहां 1 आ गया तो इसको छोड़ देंगे। अब आप देखो क्या करेंगे, यहां पे इसको काउंट करके देखो, 4x3 होता है 12 प्लस 3x6 होता है 6 एंड 2x1 होता है 2। तो टोटल जो स्क्वायर्स होंगे वो कितने होंगे, वो आपके होंगे 20 स्क्वायर्स। तो ये आपको अप्रोच है जो माइंड में लेके चलनी है। इस अप्रोच की हेल्प से आपका क्वेश्चन जो है कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा स्क्वायर्स के बारे में, दोनों टाइप के स्क्वायर हमने सीखे। अब हम देखते हैं काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल क्या होता है समझो। आपको एक चीज इससे पहले ये समझनी होगी दैट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल होते हैं बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। तो अब इसके बाद अपना प्रिंसिपल शुरू करते हैं। मान लो जो मेरी पहले वाली फिगर थी उसी फिगर को मैं आगे लेके चलता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास पिछली फिगर में क्या था, मैंने कहा एक पोर्शन 2 लाइन ऐसे डिवाइड था और यहां पे था 1 2 3 4, ठीक है। अब एक बात को समझो, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपने कहा एक रेक्टेंगल बनाने के लिए सर मुझे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए, यही तो चाहिए होता है। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में निकालना हो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, आप बोलोगे सर आपके पास टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। 4 में से मुझे कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो 4c2 मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने ये लिख ली, वर्टिकल लाइंस कितनी है 1 2 3 4 5, तो आप क्या बोलोगे 5c2। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको आप जब ओपन करके सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। भाई एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला यही तो होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यही वाला फॉर्मूला मैंने यहां लगाया और मैंने कॉम्बिनेशन का यूज करके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल लिए, 60 आ गया। तो टोटल जो रेक्टेंगल बनेंगे इस
पूरे की पूरी बड़ी इमेज से वो 60 रेक्टेंगल बनेंगे। अब अगर एग्जामिनर मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे ये बताओ ऐसे कितने रेक्टेंगल्स है जो स्क्वायर्स नहीं है, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, तो अब आप क्या करोगे? अगर आपको सिर्फ रेक्टेंगल्स वो निकालने जो स्क्वायर नहीं है, तो टोटल जो रेक्टेंगल है वो कौन से हैं? वो है 60। और अभी जब मैंने आपको 2 मिनट पहले सॉल्व करके दिखाया था तो उसमें मैंने क्या बताया था? तो वहां हमने टोटल कितने स्क्वायर निकाले थे? टोटल हमने स्क्वायर निकाले थे वहां पे 20। तो 60 में से 20 माइनस कर दोगे तो 40 रेक्टेंगल्स आर सच रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक और करके देखो, मान लो आपको एक फिगर दे रखी है, ये आपको दे रखा है कि भाई बताओ 1 2 3 4 5 ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, और यहां पे आपने 1 2 3 4 ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपसे पूछा है बताओ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे बनेंगे? एक रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो मुझे इन 6 लाइन में से 2 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इनमें से मुझे 2 चाहिए, तो 6c2 मल्टीप्लाई बाय 7c2। तो ये आपका आंसर आ गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब अगर एग्जामिनर आपसे बोले कि वो वाले रेक्टेंगल बताओ जो स्क्वायर नहीं है, तो इसको आप क्या करोगे? इसको आप स्क्वायर्स निकाल लोगे जो मैंने आपको अप्रोच बताई, एंड देन आप उसको माइनस कर दोगे इसमें से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा? सच रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स। तो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां सिखा दिए हैं। सो आई होप भाई आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा, काफी सारी आपने चीजें सीखी होंगी, काफी शॉर्टकट ट्रिक्स पता चली होंगी, एंड अब आपका बेसिक एलआर का डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो गया, जिसके बाद आप किसी भी एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कोशिश यही करी कि हर एक चीज आपको समझाता चलूं ऑर्डर वाइज, जो जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड करें एंड क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करें, ताकि आप एलआर के सेक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने पूरी वीडियो देखी है, तो नीचे कमेंट करके बताना कैसा आपको ये रिवीजन लगा है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है, एंड इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लेना स्टडी बस एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे डेली नोट्स आते रहते हैं। अगर आपको हमारे कोर्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पर, ताकि आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई और कोर्स डिटेल्स, कोई टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स के बारे में जानना है, तो वेबसाइट पे चले जाओ studybus.co.in, यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपने इस वीडियो के नोट्स अच्छे से बना लिए हैं। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बात को हमेशा माइंड में लेके चलना, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो इस वीडियो के बाद अब आप कॉन्फिडेंट हो गए हो एंड अच्छे से किसी भी एग्जाम में कॉम्पीट कर सकते हो। सो टेक केयर, बाय बाय।